नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन और उद्योग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न योजनाओं पर समीक्षा बैठक की और जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाए। जहां जन जन की सरकार और जन जन के द्वार अभियान के तहत लोगों को योजनाओं की पूरी जानकारी देने के लिए भी सुनिश्चित करने के और से उनके निर्देश दिए गए हैं। जहां मुख्यमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर देते हुए उन्हें स्वरोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट के मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है। बताते चले कि बजट सत्र से लागू होने वाले इस निर्णय के तहत मंत्रियों को अब हर महीने अपने यात्रा खर्च के लिए 90,000 रुपए मिलेंगे और जहां पहले मंत्रियों को महीने के 60,000 रुपए यात्रा खर्च के लिए दिए जाते थे और जहां सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बंगोली ने इस नई व्यवस्था का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जिससे कि मंत्रियों को भत्ता बढ़ाकर 90,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र कौशल संवर्धन के उद्देश्य से विकसित लैब ऑन व्हील्स परियोजना का हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई गई है और जहां आपको बता दें कि इस पहल के तहत उच्च शिक्षा विभाग की बसों में छात्रों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और जहां लैब ऑन व्हील्स ने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व अन्य नवीनतम तकनीकों के प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। आपको जानकारी देते चले कि सीएम ने अपने आवास से इस परियोजना का फ्लैग ऑफ किया है और जहां उन्होंने कहा कि यह कदम छात्रों को भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करेगा। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल के क्रशर मशीन को शुरू किया है। जहां आपको बताते चले कि इस मशीन को ट्रायल बेस पर शहर के 50 प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा, जिसमें कि पर्यटन स्थल, रेलवे, बस स्टेशन, तो वहीं शैक्षणिक संस्थान, पार्क, सरकारी भवन और मुख्य चौराहे भी शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के प्रदूषण पर नियंत्रण, तो वहीं प्लास्टिक के वेस्ट से टेबल चेयर, फ्लोर पोट, तो वहीं सजावटी वस्तुओं को बनाना है। जानकारी देते चले कि मेयर सौरभ थपलियाल ने इस पर कहा है कि यह कदम सिंगल यूज प्लास्टिक को नियंत्रित करने और स्वच्छ अनुकूल उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए मील का पत्थर साबित होगा और जहां नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी दी है कि मशीन का संचालन मनसा फैसिलिटी एंड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि प्लास्टिक बोतलों का रिसाइकलिंग और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होगा और आमजन को भी सही निस्तारण के लिए प्रेरणा मिलेगी। प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके, उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके, उसी दिशा में ये कदम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के हाईकमान ने हाल ही में उत्तराखंड के कांग्रेस के दिल्ली में बैठक की और जहां आपको बता दें कि राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इन निर्देशों के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस
पूरे तरीके से सक्रिय मोड में नजर आ रही है। और इसी क्रम में आपको जानकारी देते चले कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदेश के कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई और जिसमें आगामी चुनावों और कार्यक्रमों की रणनीति को तय किया गया है। इसके तहत देहरादून में स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया है कि कांग्रेस 16 फरवरी को भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव करेगी। साथ ही अगले 3 महीनों तक हर विधानसभा में स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दों को भी उठाया जाएगा। तो वहीं जानकारी देते चले कि नेताओं ने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की है। नहीं पहुंचा जा सकता जिसमें हमारी बेटियों के साथ केवल दुराचार ही नहीं हुआ है, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं, जिनमें सांतरसा की हमारी एक दलित युवा की बेटी से लेकर के बहुत सारे किस्से, बहुत सारे इसी तरीके से और तो एक के बाद और की घटनाओं में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ करके उनके चेहरे सामने आए, वो अत्यधिक चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए हैं और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों का ये कृत्य कहीं प्रदेश में परंपरा न बन जाए, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है। हम अंकिता भंडारी की बात करते हैं, लेकिन एक नहीं अनेक अंकिता है इस प्रदेश में, इस प्रदेश सरकार की नीतियों का खामियाजा भुगत कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां यूजीसी के कानून को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। आपको बताते चले कि हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने इस कानून पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे एक तरफा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य के अधिकारों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है और जिसे बिना व्यापक चर्चा के थोपा गया है। तो वहीं सुमित हृदयेश का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी कानून पर रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर पालिका के पार्षद अमरदीप ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे शिक्षा सुधार नहीं बल्कि समाज को तोड़ने की साजिश बताया। अमरदीप ने यह भी आरोप लगाया है कि यह कदम गलत, बेबुनियादी और खतरनाक है और इसके पीछे विदेशी ताकतें और तथा कथित डीप स्टेट जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में उत्तराखंड के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग अब तेज हो गई है। जी हां, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बैनर लगाकर विरोध शुरू हो गया था और वहीं अब बद्री केदार मंदिर की समिति ने भी आगामी बोर्ड बैठक में गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। जहां आपको जानकारी देते चले कि प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। तो वहीं कई धार्मिक स्थलों पर पहले से ही अन्य समुदाय के लोगों के प्रवेश पर रोक है और इसी की तर्ज पर राज्य स्तर भी व्यवस्था बनाने की योजना में है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा राष्ट्रीय क्रेता और विक्रेता वार्षिक सम्मेलन संवाद 2026 का आयोजन रामनगर के आम डंडा क्षेत्र में किया गया। आपको बताते चले कि 12 से 13 वर्षों के बाद आयोजित इस सम्मेलन में देश के 20 राज्यों से आए बायर्स ने भाग लिया है और जहां सम्मेलन में लकड़ी के जो रेट है, निकासी प्रक्रिया, पारदर्शिता और समन्वय जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और जहां कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल, नगर निगम से एमडी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम राज्य के लिए एक बड़ा राजस्व देने वाला महत्वपूर्ण कॉर्पोरेशन है और जहां उन्होंने यह भी बताया कि वुड बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। ये वन निगम राज्य का एक काफी लाभ देने वाला एक कॉर्पोरेशन है और जिसमें आप जानते हैं 71% क्षेत्र हमारा वनों से आच्छादित है और इसमें कुछ हम व्यावसायिक लकड़ियां भी उगाते हैं और कुछ जो जंगल में हम लोगों को जो वन विभाग जो वन निगम को लकड़ी अलॉट करता है उसको काटने का काम वन निगम करके उसकी बिक्री करने का काम करता है और जिस तरह से लाभ देने में आज वन निगम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज एक अच्छा लाभांश सरकार को वन निगम के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, खासकर वियतनाम जैसे छोटे देश में जहां लकड़ी के उद्योग से कई बिलियन डॉलर का वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग भी पिछले दिनों वियतनाम गए थे और एक नीति हम बना रहे हैं वुड बेस्ड इंडस्ट्री को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इस राज्य में। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जड़ी बूटी को किस तरह से इस सेक्टर को जो हमारे यहाँ पोटेंशियल है हमारे राज्य में उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सके, इसको लेकर हमने भी वन पंचायतों के माध्यम से 628 करोड़ का एक हर्बल मिशन योजना प्रारंभ भी की है और उसमें किस तरह वन पंचायतों के साथ वन निगम को इन्वॉल्व करके उन जड़ी बूटियों का बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बना करके जहाँ एक और हम वन पंचायतों की आय बढ़ाने का काम करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटक नगरी रानीखेत से बर्फ से ढके हिमालय का दृश्य दर्शकों के लिए एकदम ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश के बाद आज निकली जोरदार धूप ने हिमालय की चोटियों को और भी चमकदार बना दिया और जहां हिमालय की लंबी श्रृंखलाएं धूप में और भी आकर्षक दिखाई दे रही हैं, तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि ठंड के मौसम के बाद लोग धूप का भरपूर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और जहां रानीखेत की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा और भी आकर्षक हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 के मानसून के दौरान प्रदेश के पहाड़ी और शहरी इलाकों में सड़कों पर गड्ढों की गंभीर समस्याएं सामने आई थी और इसके बाद सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए, लेकिन गैस, पानी और सीवर की लाइंस के कार्यों के चलते बार बार सड़कों पर खुदाई के काम के कारण ये सड़कें बदहाल हो जाती हैं और जिस पर विपक्ष भी प्रशासन की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठा रहा है। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के विधायक खजान दास ने कहा है कि बार बार सड़कों की खुदाई उचित नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक रणनीति बनाकर कार्य करना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है। एक प्लानिंग होनी चाहिए, सभी विभागों को मिलकर के बातचीत करनी चाहिए कि क्या कार्य होने हैं, चाहे गैस पाइप बिछनी हो, चाहे सीवर लाइन बिछनी हो, चाहे पाइपलाइन बिछनी हो, पेयजल योजना की हो, ये सब आपस में तालमेल करके ही होना चाहिए। और इस बात का बड़ा दुख होता है कि पैसे का दुरुपयोग होता है कि हम बना रहे हैं सड़कों को फिर खुद रही है। ये चिंताजनक विषय है। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक भी की थी और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे कि ऐसे कार्य हमको बर्दाश्त नहीं है। ये पहले ही मान लिया जाए, बरसात का 3-4 महीने थे, 3-4 महीने पहले ही अगर खोद खाद के ठीक कर लेते तो बरसात के बाद हमारी सड़कें जैसे बनी थी अब आज पुनः खुद रही है। ये बहुत ही ऐसा गंभीर विषय है और ये पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी लताड़ा है ऐसे अधिकारियों को और कार्रवाई भी होनी चाहिए।
अब खबर रामनगर से है, जहां बड़े के मीट के दामों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को घेराव करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और जहां बड़े मीट के बढ़े हुए दाम तत्काल कम करने की मांग की गई है। बताते चले कि प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार बढ़ते दाम आम जनता पर आर्थिक बोझ को डाल रहे हैं। तो वहीं प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि शेर खान ने आरोप लगाया है कि मीट विक्रेताओं के मनमाने ढंग से बड़े मीट का रेट 340 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है और साथ ही फल आवंटन के नियमों के उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी का भी आरोप उनकी ओर से लगाया गया। हम तो ये जाना था पब्लिक की कोई बात आपकी थ्रू पड़ता है एजेंट साहब के थ्रू अपनी मर्जी से बढ़ाते रहे। हमने आपको कम। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां तहसील क्षेत्र में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि उप जिला अधिकारी राहुल शाह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच में अब तक 115 स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और जिन्हें निरस्त कर दिया गया। तो वहीं एसडीएम राहुल शाह का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में बनाए गए प्रमाण पत्रों की गंभीरता से जाँच की जा रही है और अब तक करीब 2000 प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग भी की जा चुकी है और जिसमें कि आज भी 25 और प्रमाण पत्र अवैध पाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच की कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी। हमारे 115 से अधिक प्रमाण पत्रों का निरस्त हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे द्वारा कई प्रमाण पत्रों की जाँच की गई, जिसमें करीबन 25 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए जिसमें कि जो शासन के अनुसार जिनकी वो पात्रता होनी चाहिए उस पात्रता नहीं पाई गई। कई अभिलेख जो उसमें अनिवार्य होते हैं वो नहीं पाए गए, जिसका आधार पर उनको निरस्त किया जाए। खबर रुड़की से है, जहां नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए ड्रग विभाग की ओर से वरिष्ठ इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एक निजी विद्यालय में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें और किसी भी नशीले पदार्थ के बारे में तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए। बताते चलें कि कार्यक्रम के दौरान छात्रों को नशे के प्रकार, इसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव के साथ साथ इससे बचाव के उपायों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई और जहां छात्रों ने इस पहल में सक्रिय भाग लिया है तो वहीं नशे से दूर रहने का संकल्प भी उनकी ओर से लिया गया। जो आज हमारी मैम आई हैं, जो हमें सिखाने आई हैं, वो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे मतलब जैसे हमारे घर में कोई ड्रग्स वगैरह पीता है तो हम उसको कैसे मतलब छुड़वा सकते हैं, कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मतलब आज हमें ये भी बताया गया है कि अनसेफ चीज़ क्या होती है और सेफ़ चीज़ क्या होती है। सेफ़ चीज़ वो होती है मतलब जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और अनसेफ चीज़ वो होती है जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अनसेफ चीज़ में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई मतलब हमें परेशान करता है या घर से हम जब बाहर जाते हैं कोई हमारे पीछे आता रहता है और अनसेफ चीज़ में वो आता है। आज हमारे द्वारा जो है सिवडेल कॉलेज में एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें DLSA की टीम और मेरे द्वारा यहाँ पे बच्चों को कुछ अवेयरनेस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर विकासनगर से है, जहां ढालीपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार ढालीपुर निवासी युवती अपने चचेरे भाई के साथ दवाई लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आई। बताते चले कि परिजनों की शिकायत पर तलाश को शुरू किया गया और जहां इसी दौरान उसका शव खेत में पड़ा मिला। शव पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए निशान भी पाए गए हैं और जिससे कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार आपको यह भी बताते चले कि SP देहात पंकज, CO विकासनगर भास्कर लाल शाह और भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और जहां पुलिस क्षेत्र में लगे CCTV कैमरास की जांच कर रही है, तो वहीं आपको बताते चले कि आसपास के लोगों और डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है और जिस चचेरे भाई के साथ युवती घर से निकली थी उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। जहां आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।